नमस्कार दोस्तों, मैं सीए देवव्रत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल देवव्रत मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था पीएसयू के ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस के ऊपर, जिसको कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया और अपना आशीर्वाद दिया। अब मैं अपना दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसी श्रृंखला में आगे दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपको बताएगा वी विल डिस्कस अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर एंड अदर बेनिफिट्स अवेलेबल टू द पीएसयू एम्प्लॉइज़, पीएसयू जॉब पे स्ट्रक्चर एंड अदर बेनिफिट्स। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं पीएसयू जॉब के जो पे स्ट्रक्चर्स उसमें रहते हैं और जो अदर बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, पीएसयू पे स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें ये समझना होगा पीएसयू एम्प्लॉयज़ टाइप्स, यानी पीएसयू में कितने तरह के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव्स की, सेकेंड कैटेगरी है नॉन एग्जीक्यूटिव्स की। और ये नॉन एग्जीक्यूटिव कौन कौन से हैं? अटेंडेंट, सीनियर अटेंडेंट, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, सुपरिंटेंडेंट, सीनियर सुपरिंटेंडेंट एट्सेट्रा। यानी जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं उनके डे टू डे फंक्शंस में और उनको असिस्ट करते हैं एक तरह से। और अब डिस्कशन करते हैं एग्जीक्यूटिव्स एम्प्लॉयज़ के बारे में। एग्जीक्यूटिव फर्दर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। नंबर 1 इज़ बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट माने जाते हैं। बोर्ड लेवल जिसमें कि चेयरमैन और डायरेक्टर आते हैं। और सेकंड आता है बिलो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स, जो कि मिडिल एंड सीनियर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें कि अदर कैटेगरी के ऑफिसर्स सम्मिलित किए जाते हैं। बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट मेथड, यानी इन बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स इन पीएसयू इज डन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। दोस्तों, एक बोर्ड बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया है, पीईएसपी, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। यानी जो पीएसयू में बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी चेयरमैन हो गए, या जिनको हम सीएमडी भी किसी पीएसयू में बोलते हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो डायरेक्टर लेवल के फंक्शनल डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होता है वो पीईएसबी के थ्रू होता है। यानी सारी वैकेंसीज जो होती हैं वो पीईएसबी पब्लिश करती है। उसके बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है और जो सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट करके उसका नाम रिकमेंड कर देती है सीसीए को। उसके बाद सीसीए जो है उस पर कोई फाइनल अप्रूवल देके उस व्यक्ति को अपॉइंट करती है। तो इस तरह से बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स का अपॉइंटमेंट पीएसयू में होता है। अब डिस्कशन करते हैं बिलो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स का और नॉन एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। दोस्तों, अपॉइंटमेंट टू द बोर्ड post below board level executives and also for non-executives may be done by the concerned PSU through internal promotions or through direct recruitment by conducting the competitive examination. ये बिलो बोर्ड लेवल जो पोस्ट होती है उन पर अपॉइंटमेंट और या जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स का अपॉइंटमेंट होता है वो कंसर्न पीएसयू या तो इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू उनको प्रमोट करके करता है जो एम्प्लॉई होते हैं, या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं बाय कंडक्टिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते होते हैं, जिसमें कि आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है, या दोनों इंटरव्यू या एग्ज़ाम ये भी हो सकता है, कुछ और टेस्ट भी होते हैं। इसके थ्रू अपॉइंटमेंट बिलो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स का या नॉन एग्जीक्यूटिव्स का होता है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इनकी बेसिक पे के बारे में। तो दोस्तों, जो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका बेसिक पे स्केल्स क्या रहता है? जनरली हमारे दो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक तो चेयरमैन या किसी कंपनी में सीएमडी भी बोलते हैं, और डायरेक्टर मतलब फाइनेंस डायरेक्टर हो सकते हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स के एचआर डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग डायरेक्टर, या अदर फंक्शनल एरिया जो बिजनेस के होते हैं उनमें एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है, जो कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका सुपरविज़न करता है। तो दोस्तों, जो बेसिक पे स्टार्ट होती है वो 1 जनवरी 2017 से ये बेसिक पे स्केल है। यानी चेयरमैन का जो बेसिक पे स्केल है वो 2 लाख रुपए का है, और डायरेक्टर का बेसिक पे स्केल 1,80,000 रुपये से शुरू होता है। अब डिस्कस करते हैं बिलो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स का बेसिक पे स्केल्स क्या है। तो दोस्तों, जो बिलो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका बेसिक पे स्केल्स इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। जनरली जो कैटेगरी शुरू होती है एग्जीक्यूटिव्स की पीएसयू में वो E1 से शुरू होती है। उसे E1 लोअर कैटेगरी, सबसे जो लोअर कैटेगरी जहाँ से एग्जीक्यूटिव्स की शुरुआत होती है उसे E1 बोलते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है हायरार्की के बेसिस पे, E1, E2, E3, E4, E5। यानी E1 में जो एग्जीक्यूटिव होने जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, E2 में असिस्टेंट मैनेजर, E3 में मैनेजर, E4 में सीनियर मैनेजर, E5 में असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और उनकी
सैलरी उसके आगे बेसिक सैलरी जो शुरुआत होती है वो हमने आगे आपको लिख रखी है इसमें। इस तरह से फिर E6 डिप्टी जनरल मैनेजर, E7 ज्वाइंट जनरल मैनेजर, E8 जनरल मैनेजर, E9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस तरह से E9 जो कैटेगरी होती है वो हाई कैटेगरी होती है बिलो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स की, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोले जाते हैं, और उनका पे स्केल 1 जनवरी 2017 से ये है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया बेसिक पे स्केल्स के बारे में, यानी जो बेसिक सैलरी होती है, मूल वेतन होता है एम्प्लॉइज ऑफिसर्स का, तो उनके बारे में डिस्कशन हो गया। अब डिस्कस करते हैं इसके अलावा भी जो PSU के एम्प्लॉइज़ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं अगली स्लाइड। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, पहला अलाउंस होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। इट इज़ ए टाइप ऑफ अलाउंस दैट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ CPSU. It is based on All India Consumer Price Index number AICPIN declared by Labour Bureau and calculated for a particular quarter. दोस्तों क्या होता है, जो इन्फ्लेशन को देखते हुए एम्प्लॉइज़ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बना रहा है और उसको जो उसकी लिविंग कॉस्ट है उसको वो मीट आउट होती रहे, उसके लिए एक डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो ये जो महंगाई भत्ता कैलकुलेशन होता है, ये लेबर ब्यूरो इसको कैलकुलेट करके देता है। ये चूँकि AICPIN कैलकुलेट होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उसके बेसिस पे ईच क्वार्टर के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अप्रैल से जून तक एक रहता है रेट, जुलाई से सितंबर तक एक रेट रहता है, अक्टूबर दिसंबर तक एक रेट रहेगा, और जनवरी से मार्च तक एक रेट रहेगा। इस तरह से हर क्वार्टर में रेट बदलता रहता है। एट प्रेजेंट फॉर जुलाई टू सितंबर, यानी भी हमारा आज 23 सितंबर हो गई है, तो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के लिए जो इसका रेट है IDA का 32.5% ऑफ बेसिक पे, यानी मूल वेतन का 32.5% है। अब जैसे कि किसी का बेसिक पे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो इसमें IDA उसका जो कैलकुलेट होगा वो 32.5%, दैट इज 32,500, 32,500 रुपीज़ उसका IDA होगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। और ये दोस्तों IDA दोनों को दिया जाता है, मतलब एग्जीक्यूटिव्स कैटेगरी में भी दिया जाता है और नॉन एग्जीक्यूटिव्स कैटेगरी को भी यही रेट, सेम रेट रहता है 32.5% अभी जो चल रहा है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए अगला रेट आएगा जो कि AICPIN पे बेस्ड होगा। अब अगला कैटेगरी आती है पर्सन अलाउंसेस। दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो पर्सन अलाउंसेस होते हैं वो कैटेगराइज वाइज ना देकर एक ग्रुप में दिए जाते हैं, उनका एक बकेट बनाया जाता है, उनका एक बंच बनाया जाता है, उसमें दिए जाते हैं। और जो ईच PSU है उसमें जो मैक्सिमम लिमिट फिक्स की गई है वो बेसिक की पे का 35% से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 35% ऑफ बेसिक पे कोई भी PSU अपने एम्प्लॉइज़ को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस अलाउ कर सकता है, दे सकता है उनकी सैलरी के साथ में। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो इस ग्रुप में कवर्ड रहते हैं। तो जनरली ये जो आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये अलाउंसेस मेजर अलाउंसेस हैं जो कि इस 35% की कैटेगरी में कवर रहते हैं, जो कि कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, व्हीकल मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई अलाउंस कंपनी दे रही है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर है तो उसकी मेंबरशिप की फीस के रूप में अगर आपको कुछ दे रही है, रिम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एटसेट्रा। और ये अलाउंस भी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों को बराबर ही दिया जाता है। तो इस तरह से ये पर्सन अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। दोस्तों अगला एक मेजर कंपोनेंट होता है सैलरी का HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है वो एम्प्लॉइज़ को कितना दिया जाता है। ये भी एग्जीक्यूटिव से नॉन एग्जीक्यूटिव को बराबर ही दिया जाता है। अब ये जो HRA का कैलकुलेशन होता है वो बेस्ड होता है सिटीज़ के हिसाब से, यानी इसमें कैटेगरीज 3 सिटी की कैटेगरी की बनाई गई हैं, X क्लास सिटी, Y क्लास सिटीज़ एंड Z क्लास सिटी। तो जो X क्लास सिटीज़ होती हैं वो पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख एंड अबव, जहाँ की पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज़्यादा है वो X क्लास सिटीज़ मानी जाती हैं। वहाँ पे 24% ऑफ बेसिक पे HRA दिया जाता है। Y क्लास सिटीज़ जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच में है वो Y क्लास सिटीज़ में आती हैं, और उसमें 16% यानी 16% ऑफ बेसिक पे HRA दिया जाता है। और Z क्लास सिटीज़ जो कि पॉपुलेशन 5 लाख से कम है वहाँ पर 8% ऑफ बेसिक पे एम्प्लॉइज़ को HRA दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी रहने की जो कॉस्ट है उसको मीट आउट कर सके। अब दोस्तों ये तो हो गए मंथली बेनिफिट्स, यानी जो हर मंथ सैलरी के साथ में एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो एनुअल बेसिस पर एम्प्लॉइज़ को एडमिसिबल होते हैं, एनुअल बेसिस पर उनको दिए जाते हैं।
तो पहला है एनुअल इंक्रीमेंट, जो कि हर साल एक सैलरी में एक वृद्धि होती है, वो एनुअल इंक्रीमेंट बोला जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3% ऑफ बेसिक पे इज एप्लीकेबल एंड पेबल वंस इन ए ईयर ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। यानी प्रत्येक साल 1 अप्रैल को 3% ऑफ बेसिक पे, आपका जो बेसिक पे होती है पुरानी, उसमें 3% इंक्रीमेंट होकर आपको एक एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है, और ये हर साल आपको 1 अप्रैल को आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से एक तो एनुअल बेनिफिट आपका एनुअल इंक्रीमेंट का हो गया। दोस्तों सेकंड बेनिफिट होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीआरपी एंड पीएलपी, परफॉर्मेंस लिंक्ड पे। दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए किया गया है कि पीआरपी जो एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है उसको पीआरपी बोलते हैं, और पीएलपी जो होता है नॉन एग्जीक्यूटिव्स को जो दी जाती है उसको पीएलपी बोलते हैं। उसके अलावा और कोई विशेष फर्क नहीं है इसमें। अब ये जो पीआरपी और पीएलपी होती है वो इन टाइप्स के फैक्टर्स पर निर्भर करती है। सबसे पहला है करंट ईयर प्रॉफिट्स ऑफ द पीएसयू। पीएसयू ने प्रॉफिट क्या कमाया है, पीएसयू परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो एमओयू साइन होता है किसी पीएसयू का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस पीएसयू का रहा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यानी जो पार होती है, परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की होती है, तो उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा। और ग्रेड वाइज सीडी, यानी किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना मैक्सिमम पीआरपी या पीएलपी मिल सकता है, उसके ज़्यादा उसको नहीं मिल सकता, उसके बेसिस पे ये पीआरपी और पीएलपी कैलकुलेशन होता है और आपको आपकी सैलरी के साथ एनुअल बेसिस पे दिया जाता है। अब दोस्तों अदर बेनिफिट्स इन एडिशन टू बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस, जो हमने आपको अभी बेसिक सैलरी बताई और अलाउंसेस बताए, मेजर अलाउंसेस, इंडस्ट्रियल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस एंड आपका एचआरए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि पीएसयू एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं। अब हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला है रेजिडेंशियल एकोमोडेशन फैसिलिटी। अब हो सकता है कि कोई पीएसयू ने अपनी टाउनशिप डेवलप कर रखी हो या उसने रेजिडेंशियल कॉलोनी बना रखी हो, तो उसमें आपके किसी एम्प्लॉइज़ को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, उसमें रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करा सकती है और उसको उसके एंटाइटलमेंट के हिसाब से उसमें रहने के लिए जगह दे सकती है। इसके अलावा अगर किसी कंपनी की टाउनशिप नहीं है या रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं है, तो लीज्ड एकोमोडेशन भी एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है पीएसयू में कि उस पर्टिकुलर सिटी में एक लीज पे कंपनी एकोमोडेशन ले सकती है और अपने एम्प्लॉइज़ को दे सकती है उनके ग्रेड के हिसाब से। इन दैट केस द मंथली रेंट इज बीइंग पेड बाय द कंपनी टू द लैंडलॉर्ड डायरेक्टली। अगर कोई लीज एग्रीमेंट होता है तो वो कंपनी के नाम एग्रीमेंट होगा और जो उसका जो लीज रेंट होगा वो पर मंथ या जो भी आपस में एग्रीमेंट हुआ हो उसके हिसाब से लैंडलॉर्ड को कंपनी डायरेक्टली पे करेगी। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर, in both the cases no HRA is being given to employees to whom the residential या leased accommodation is being provided by company। अगर किसी कंपनी एम्प्लॉय को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन या लीज्ड एकोमोडेशन दिया गया है तो कोई भी HRA नहीं दिया जाएगा कंपनी द्वारा, उस केस में HRA 0 हो जाता है। अगला बेनिफिट है मेडिकल बेनिफिट्स। दोस्तों आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर बीमारियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो मेडिकल पर किसी भी एम्प्लॉय का बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए, हम खर्चों को मीट आउट करने के लिए कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को और उनके डिपेंडेंट्स के लिए कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी देती हैं। चलिए उन पर चर्चा करते हैं। पहला है आउटडोर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी आप जाते हैं बाहर और डॉक्टर से अपना प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। All the outdoor medical bills, that is doctor's consultancy bills, pharmacy bills, some sort of medical test bills, dental treatment है या कोई फिजियोथेरेपी, इस तरह के जो बिल हैं आप ला सकते हैं और उनके बेसिस पे कंपनी आपको रिम्बर्समेंट कर देगी एज पर योर सीलिंग लिमिट, जो कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ग्रेड के हिसाब से उसकी एक सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी जाती है, उसके हिसाब से उसको इसका रिम्बर्समेंट मिल जाता है। अथवा एक काम और भी हो सकता है, एक फिक्स्ड मंथली अलाउंस में बी गिवन टू द एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद देयर सैलरी। In that case, no actual bills requires, only an undertaking from the employees required। या ऊपर वाला एक तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि एक फिक्स्ड मंथली अलाउंस कंपनी एम्प्लॉय को दे सकती है। उस केस में आपसे कोई बिल की रिक्वायरमेंट कंपनी को नहीं रहेगी, बस आपको हर महीने या हर क्वार्टर में एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हम एक फिक्स्ड मंथली अलाउंस चाहते हैं। तो इस तरह से आप आउटडोर मेडिकल जो आपके खर्चे हैं उनको पूरा कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट। इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब आपको कोई थोड़ी सी ज़्यादा बीमारी है जिससे कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है,
तो ये इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर रह के जो भी खर्चे होते हैं वो कंपनी आपके बिल रिम्बर्स कर देती है, वो भी सारे बिल देती है। जनरली ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जाके वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लेता है, भर्ती हो जाता है, और जो हॉस्पिटल होता है वो कंपनी को बिल भेज देता है और कंपनी फिर उसका पेमेंट कर देती है। तो आपसे या एम्प्लॉय से कुछ पैसा नहीं लगता है। अथवा इसके अलावा एक काम ये भी हो सकता है, कंपनी इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को मतलब हटाने के लिए एक काम ये भी कर सकती है, द कंपनी में आल्सो टेक ए ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी from general insurance companies for cashless treatment of the employees at the hospitals for which insurance premium is being paid by the company itself। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकती है किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, और जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय जाएगा और अपने डिपेंडेंट्स का या अपना इलाज आराम से हॉस्पिटल में करा लेगा, और जो आपका जो जिससे उन्होंने मेडिक्लेम ले रखा है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरा सेटलमेंट कर देगी बिलों का। तो इस तरह से ये मेडिकल बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं और उनके डिपेंडेंट्स को दिए जाते हैं। दोस्तों डिपेंडेंट्स जो होते हैं जनरली, जैसे कोई अगर मेल एम्प्लॉय है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप अगर उसके ऊपर डिपेंड है तो ये डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। या अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है तो उसका पति जो है वो उसके डिपेंडेंट की श्रेणी में आ सकता है। तो इस तरह से मेडिकल बेनिफिट्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। और ईच एम्प्लॉय हैज़ टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट्स टू द कंपनी। प्रत्येक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी को डिपेंडेंट्स की डिटेल सबमिट करनी पड़ती है, कौन कौन से डिपेंडेंट्स उसके साथ में रह रहे हैं जिनका कि उसको इस तरह से मेडिकल बेनिफिट्स लेना है। अब दोस्तों अगला है अपना लोन्स एंड एडवांसेस टू एग्जीक्यूटिव्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव्स। यानी कुछ कंपनियां क्या है अपने एग्जीक्यूटिव्स और नॉन एग्जीक्यूटिव्स के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ लोन्स एंड एडवांसेस भी देती है, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब देखिए जनरली मेजर इस तरह के लोन दिए जाते हैं, HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस, जैसे कि हाउसिंग लोन बोलते हैं, CHEL चिल्ड्रन हायर एजुकेशन लोन, कन्वेंस एडवांस व्हीकल लोन, लैपटॉप डेस्कटॉप टैबलेट एडवांस, फेस्टिवल एडवांस एंड फर्नीचर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स एडवांस। तो इस तरह के एडवांसेस देकर, तो अगर आप जैसे गाड़ी खरीदनी है किसी एम्प्लॉय को तो अपने व्हीकल एडवांस लेके गाड़ी खरीद सकता है, लैपटॉप डेस्कटॉप या कोई टैबलेट लेना है तो इस एडवांस के जरिए ले सकता है। इसके अलावा कोई अगर पर्टिकुलर फेस्टिवल आता है जैसे होली, दिवाली या कोई लोकल फेस्टिवल हो गया, उस पर भी एडवांस आप कंपनी से ले सकते हैं। अपने घर को सजावट करने के लिए फर्नीचर या अदर हाउस होल्ड आइटम परचेज करने के लिए एडवांस दिया जाता है। और इनकी जो आपका EMI होती है, एक तरह से जो आपकी जो किस्त होती है लोन की, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करके हर महीने आपको सैलरी दी जाती है। तो इस तरह से आप लोन्स एडवांसेस टू एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव्स को PSU द्वारा दिए जाते हैं। ये तो वो एडवांस हो गए जो जनरली 90% केसेस में ये एडवांसेस हर कंपनी में रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि PSU अपने पॉलिसी दूसरी बना सकती है और दूसरे एडवांस भी इंट्रोड्यूस कर सकती है जो कि एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की। अब जैसे कोई एम्प्लॉई अपनी किसी PSU में काम कर रहा है, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और उस एम्प्लॉइज़ का जीवन चला जाता है तो कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की जाती हैं PSU द्वारा, जिससे कि उनके जो डिपेंडेंट्स हैं एम्प्लॉई के, वो आगे का जीवन आसानी से काट सकें और उनको जो वित्तीय सहायता, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो उनको मिल सके। तो जनरली द कंपनी आल्सो प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉइज और देयर डिपेंडेंट्स विच आर एज फॉलोज। ये देखिए दोस्तों, ग्रुप ग्रेचुटी स्कीम, एक ग्रेचुटी दी जाती है हर एम्प्लॉय को। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल सर्विस पूरा कर लेता है तो उसको वो इंटाइटल्ड हो जाता है ग्रेचुटी के लिए, तो ग्रेचुटी उसको प्रोवाइड की जाती है। ग्रुप सेविंग इंश्योरेंस स्कीम GSLI, इसमें सेविंग भी रहता है और इंश्योरेंस भी इसकी भी रहता है। यानी आपको कुछ छोटा सा अमाउंट आपको हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है और जब आप रिटायर होते हो या मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके डिपेंडेंट्स को वो अमाउंट प्लस आपका जो भी उस पर इंटरेस्ट होता है वो दे दिया जाता है। इसी तरह से ग्रुप हाउस बिल्डिंग इंश्योरेंस स्कीम, दोस्तों ये टू प्रोटेक्ट द हाउसिंग लोन। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ने हाउसिंग लोन ले रखा है, तो मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर उसको कंपनी क्या करती है कि उसके डिपेंडेंट्स से हाउसिंग लोन की रिकवरी ना करके उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जिससे कि उसने ये इंश्योरेंस ले रखा है उससे उसको पूरा पैसा उसको कंपनी को, जो हाउसिंग लोन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दिया था, मिल जाता है उसको। तो कंपनी के लिए उसका हाउसिंग लोन ही प्रोटेक्ट हो गया और डिपेंडेंट्स की भी लायबिलिटी नहीं रही कि वो उस हाउसिंग लोन को
पूरा उनको करना है। इसी तरह से ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, रिस्क कवर्ड ऑन द डेथ ऑफ द परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उसको इंश्योरेंस दिया जाता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत, और एक हैंडसम अमाउंट उनके डिपेंडेंट्स को मिल जाता है। इसी तरह से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, रिस्क कवर्ड ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो कुछ एक इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो डिपेंडेंट्स को दे दिया जाता है उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो इस तरह से कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो कि जनरली हर PSU में एप्लीकेबल है, और वो इस तरह की स्कीम्स से अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स पहुंचाती है। अगला है दोस्तों प्रोविडेंट फंड। ये तो बहुत ही मेजर आपका फंड है, भविष्य निधि जिसे बोलते हैं। ये इतनी अच्छी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो हमने पहले चर्चा करी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में। उसके अलावा प्रोविडेंट फंड इज आल्सो ए वेरी मेजर scheme that provides a handsome corpus of fund to the employee or their dependents at the time of retirement, resignation or death of employee। अगर कोई एम्प्लॉई रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो रहा है या कोई रेजिग्नेशन दे रहा है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको प्रोविडेंट फंड में जो भी उसकी राशि जमा है उसके परिवार को या स्वयं उसको, अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसको दे दी जाती है। दोस्तों जनरली एन अमाउंट इक्वल टू 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई ईच मंथ, and equivalent to the same amount is being contributed by the employer also, and the total amount is deposited to the employees provident fund organization। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपकी बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, इसका 12% आपकी सैलरी से हर महीने डिडक्ट किया जाता है, और सेम कंट्रीब्यूशन कंपनी भी देती है, पर्टिकुलर PSU भी देता है, और उन दोनों को मिलाकर टोटल अमाउंट को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा दिया जाता है मंथली बेसिस पे। तो इस तरह से हर मंथ आपका एक अमाउंट डिडक्ट होता है और सेम कंट्रीब्यूशन कंपनी देकर आपका एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। और EPFO आल्सो प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन दिस फंड एट द रेट एज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अर्ली बेसिस। पर एनम बेसिस पे एक रेट डिसाइड होता है, तो EPFO उस पर इंटरेस्ट भी देती है। तो जब आप रिटायर होते हैं या रिजाइन करते हैं किसी कंपनी से, या सपोज डेथ हो जाती है, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट आपके परिवारीजनों को या आपको स्वयं मिल जाता है इस भविष्य निधि, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि। तो ये बहुत ही अच्छी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, और जनरली ये प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सभी जगह एप्लीकेबल होती है, और इसके माध्यम से हमारे पास बहुत अच्छा फंड हो जाता है जिससे कि हम अपने रिटायरमेंट लाइफ को अच्छे से गुजार सकें, और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। अब दोस्तों डिस्कशन करते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स अलाउड टू एम्प्लॉइज। दोस्तों PSU में जो काम करते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव भी अलाउड की जाती हैं। कैजुअल लीव CL, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लीव RH, EL अर्नड लीव, मैटरनिटी लीव टू फीमेल एम्प्लॉइज, पैटर्निटी लीव टू मेल एम्प्लॉइज, स्पेशल स्टडी लीव, हाफ पे लीव। इस तरह की लीव्स हैं जो कि एम्प्लॉइज़ को आपको अलाउ की जाती हैं। अब दोस्तों इसमें है कि अर्न लीव। आप अर्न लीव ये पैसे से भी जुड़ी है, आप कम से कम 300 लीव अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ उनको आप इन कैश करा सकते हैं। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, यानी दोस्तों आप लीव को एक अधिकार का विषय वस्तु मानकर क्लेम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ऑफिस में कोई इमरजेंसी है तो आपका जो हायर ऑफिशियल है आपकी छुट्टी को डिनाई भी कर सकता है और आपको ऑफिस बुला सकता है, आपकी छुट्टी को रोक सकता है, तो आप इसको एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हैं जो कि PSU के एम्प्लॉइज़ को अलाउ की जाती है। अब दोस्तों एक अलाउंस रहता है ट्रैवलिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड डेली अलाउंस, जो कि दिया जाता है टूर पे, ट्रांसफ़र पे या ट्रेनिंग पे किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है। इफ़ एनी एम्प्लॉय लीव्स हिज वर्क प्लेस ड्यू टू टूर, ट्रांसफ़र एंड ट्रेनिंग, and then he or she is entitled for traveling allowance, that is expenses incurred on travel जो आपने expenses incurred किए वो आपका traveling allowance के रूप में आपको दिया जाता है। daily allowance, boarding and lodging allowance, daily allowance इसलिए दिया जाता है expenses incurred on daily expenditures such as food, conveyance, stationery, telecommunication etc, जो कि आप उस पर्टिकुलर आप वर्क प्लेस से बाहर हैं वहाँ पर आपको ये खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेली अलाउंस दिया जाता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग अलाउंस मीन्स कॉस्ट ऑफ स्टे, जो आप रह रहे हैं, जहाँ आपने होटल ले रखा है उसका जो खर्चा है वो लॉजिंग एक्सपेंडिचर दिया जाता है एज पर द पॉलिसी फ्रेम बाय द कंपनी इन दिस रिस्पेक्ट, जो कि कंपनी ने पॉलिसी फ्रेम कर रखी है, आपकी जो एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से आपको ये अलाउंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमने जो वीडियो डिस्कस किया, दिस इज ऑल अबाउट द पे स्ट्रक्चर्स ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट PSU इन इंडिया। Besides the above components, the PSU may also provides other benefits to their employees as per their policy। अपनी पॉलिसी के हिसाब से, ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल लिस्ट,
but generally the more or less the above mentioned benefits are being provided by PSU to their employees. जनरली यही बेनिफिट्स जो PSU अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, या और भी बेनिफिट जो कि प्रॉफिटेबल PSU हैं, क्योंकि जिनका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. Thank you friends for watching this video. Please subscribe my YouTube channel Devdutt Misra. Thank you friends.